Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start that 11th chapter of class 5th, which is about our environment, what ails it. Okay, so today we have to start a very interesting topic regarding our environment in which we all survive. Okay, see, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी बेसिक सी टर्म से, which is our environment. Okay, चलो. So these days we often hear the term environment. Do you know what the word environment actually means? All the living things that surround us are collectively known as environment. Environment consists of all living and non-living things around us. Plants, animal, air, water, land, buildings, roads, human beings, etc. So हमारे around जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो living है, चाहे वो non-living है, they all together constitute our environment, जिसमें plant, animal, human beings, air, water, land, building, रोड, सॉइल, ह्यूमन बींग्स, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट होते हैं. ठीक है, अब ये जितनी भी चीज़ें, ऑल द थिंग्स दैट मेक अप द एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरनमेंट को बनाती हैं, दे आर नोन एज इट्स कॉम्पोनेंट. ये एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स हैं, और जो कॉम्पोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट को हम उन्हें दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं. नंबर 1 इज ए बायोटिक एंड सेकेंड इज बायोटिक. सबसे पहले पढ़ेंगे ए बायोटिक एनवायरनमेंट के बारे में. सो ए बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल. दे आर मीन्स ऑफ सस्टेनेंस टू डिफरेंट लिविंग थिंग्स. ये सारी क्या है, अलग अलग लिविंग थिंग्स के सर्वाइवल के लिए, सस्टेनेंस के लिए ज़रूरी होती हैं. ठीक है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जितने भी है, रेनफॉल, सनलाइट, विंड एक्सेट्रा, ये सभी क्या करते हैं, किसी भी एनवायरनमेंट पर रह रहे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ को अफेक्ट करते हैं. In hilly areas में where there is lot of sunlight and rainfall, we find a large variety of plants and animals. Unlike a desert where there is very little vegetation and very few animals live. Hilly areas में क्योंकि सनलाइट काफ़ी अच्छी होती है, रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ पे आपको एक काफ़ी वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मिलेंगे एज कम्पेयर टू डेजर्ट एरिया, बिकॉज वहाँ पे ना तो इतना रेनफॉल होता है, ठीक है, ना वहाँ पे इतनी खास वेजिटेशन मिलती है. नेक्स्ट इज बायोटिक एनवायरनमेंट. बायोटिक एनवायरनमेंट में क्या आता है, वहाँ पे आपके इंक्लूडेड होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे एनवायरनमेंट की, सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके क्या अर्थ के जिस पोर्शन में रहते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, है ना, विच इन टर्न इंक्लूड्स पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर. जो क्या कहते हैं, अर्थ का कुछ पार्ट जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, लैंड वाला पार्ट है ना, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं. यानी कि बायोस्फीयर के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है. अर्थ का जितना भी लैंड वाला पोर्शन है जिसको आप लिथोस्फीयर कहते हो वो, फिर जो आपका वाटर पार्ट है विच इज़ नोन एज हाइड्रोस्फीयर, और जो एयर वाला पार्ट है एटमॉस्फेयर, ये सब बायोस्फीयर बनाते हैं. सो बायोटिक कंपोनेंट्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं आगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स. ये क्या है, ये आपके बायोटिक कंपोनेंट्स है. ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स. क्यों, बिकॉज दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, और इसीलिए इनको हम क्या ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स बोलते हैं. सेकेंड होता है कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में क्या आते हैं आपके एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, बिकॉज दे कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स जो खाना प्रिपेयर करते हैं उसको क्या ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स खाते हैं, इसलिए इनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं. इनको हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है. कंज्यूमर्स फिर आगे चल के 3 टाइप्स के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड omnivores. Herbivores कौन होते हैं, which are dependent on green plants, which only eat green plants and the green products. Carnivores होता है which eat only the flesh or the meat of other animals, and omnivores are those animals which are dependent on both green products also and also the flesh. Okay, चलो. थर्ड कैटेगरी है डिकम्पोजर्स की. डिकम्पोजर्स में क्या आता है, डिकम्पोजर्स इंक्लूड माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एंड फंगी. ये सब चीज़ें आपकी डिकम्पोजर्स में आती हैं, बिकॉज ये फीड करते हैं डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पे और उनको डिकम्पोज करके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती है, जो आपके रिटर्न बैक यानी कि सॉइल में जाके मिक्सअप होते हैं और सॉइल को क्या और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. कुछ एनिमल्स हैं लाइक वल्चर, ईगल, ये भी आपके डेड एनिमल्स पे ही फीड करते हैं, उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज फूड चेन. Under normal conditions, there is a balance between various biotic components and also between biotic and abiotic components. अब जब नॉर्मल कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और आपके
बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में एक बैलेंस मेंटेन रहता है। तो फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है? वो प्लांट से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है? एनिमल पे एंड होती है। ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। प्लांट्स प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इफ वन पार्ट ऑफ द फूड चेन ब्रेक्स, द होल चेन इज अफेक्टेड। तो कोई भी फूड चेन हो वो आपके प्लांट से ही स्टार्ट होगी। सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिपेंडेंट अल्टीमेटली ऑन द प्लांट्स ओनली, बिकॉज प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं और फिर जाके बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। अगर फूड चेन का कोई भी एक भी पार्ट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, तो पूरी की पूरी चेन पर, फूड चेन पर इफेक्ट आता है। When plants and animals die, decomposers break down their dead bodies into nutrients and return them back to the soil. जब plants और animals क्या डाई होने लगते हैं तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? उन डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उनकी बॉडी का सारा न्यूट्रेंट और उसको रिटर्न बैक करते हैं टू द सॉइल। Thus we see that nutrients which are taken up by the biotic factors are returned back to the abiotic एनवायरनमेंट। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स बायोटिक फैक्टर्स ने एब्जॉर्ब किए थे वो दोबारा क्या कर दिए जाते हैं? एबायोटिक एनवायरनमेंट में वापस कर दिए जाते हैं। और ये साइकिल जो है चलती रहती है अनइंटरप्टेडली, यानी कि इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है कि ग्रीन प्लांट है जिसको क्या आपके एक इंसेक्ट ने, सच एज आपका वी कैन से जो आप ग्रास हॉपर वी कैन से, तो ग्रास हॉपर ने क्या करा? ग्रीन प्लांट्स को खा लिया। फिर इसको किसने? यहाँ पे एक फ्रॉग ने कंज्यूम कर लिया। फिर फ्रॉग को यहाँ पे ये स्नेक खा चुका है, स्नेक को यहाँ पे ये वल्चर खा चुकी है। इस तरीके से वी कैन सी कि हमें एक फूड चेन है जहाँ पे हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, अपने प्रीवियस वाले पे, एंड दे ऑल टुगेदर फॉर्म अ फूड चेन। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स एंड एनवायरनमेंट। ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट में क्या है? सी, जितने भी अर्थ के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं दोनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। सच एज ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर नीड्स। ह्यूमन बींग्स पे क्या है? एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है अपने नीड्स के लिए। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो ये डिपेंडेंसी जो है और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। वी आर डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम अपने एनवायरनमेंट पे अपनी बेसिक नीड्स के लिए डिपेंडेंट है, जैसे कि वाटर, एयर, फूड, शेल्टर, राइट। और जैसे जैसे ये ईयर्स बाय ईयर पास ऑन हो रहे हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव ब्रॉट सेवरल हार्मफुल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ हम अपने डेवलपमेंट पर्पस के लिए कर रहे हैं, इससे हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट के हार्मफुल चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ लेस ग्रीनरी एज मोर एंड मोर फॉरेस्ट आर बीइंग कट, है ना। ज़्यादा मतलब बड़े स्केल पे क्या हो रहे हैं? फॉरेस्ट जो है, जंगल जो काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीनरी कम हो रही है। क्यों काटे जा रहे हैं? टू बिल्ड हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फ्रेश एयर जो है ब्रीदिंग के लिए वो अब कम अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो है हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, यानी कि ख़त्म हो चुकी हैं इन्हीं हार्मफुल एक्टिविटीज़ की वजह से, सच एज पोल्यूशन या उनकी हंटिंग या फिर उनके हैबिटेट्स को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है प्रॉपरली, है ना। इस वजह से क्या हो रहे हैं? ये सारे आपके एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट भी हो रही हैं। सो अब कैसे ह्यूमन बींग्स अपने एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है उसको अफेक्ट कर रहे हैं इन अ नेगेटिव मैनर? सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। व्हाट डू वी मीन बाय डिफॉरेस्टेशन? लार्ज स्केल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। जब हम फॉरेस्ट को, ट्रीज को एक बड़े स्केल पे कट करते हैं उसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर बिल्डिंग हाउसेज, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, इन सब पर्पस के लिए क्या किए जा रहे हैं? बहुत बड़े स्केल पे जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे हमारे नेचर में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोर एंड मोर फैक्ट्रीज आर बीइंग सेटअप। क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप कर रहे हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए। जो प्रोडक्ट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ पे, जो है ना, दे मे हैव इंडीड मेड ह्यूमन लाइफ मोर कंफर्टेबल, बट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैज एडवर्सली अफेक्टेड द क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को क्या करते हैं? ईजी बनाते हैं, कन्वीनियंसी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनको मैन्युफैक्चरिंग करने का जो प्रोसेस है वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है? उसकी क्वालिटी को इफेक्ट करता है एडवर्सली। टॉक्सिक गैसेस सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब हमारी एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वाटर बॉडीज़ में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे वाटर पोल्यूशन होता है, जिससे जब वो पानी सारा वाटर में जाता है, वाटर पोल्यूशन होता है, तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ को भी क्या होता है? वहाँ से इफेक्ट होता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स हैं उनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। जो रोड्स पे व्हीकल्स आपके चलते हैं वो भी क्या पॉपुलेशन के साथ क्या इंक्रीज होते जा रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन द रोड, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस, स्मोक एक्सेट्रा ये सब हमारी एयर में रिलीज हो जाता है ना। चलो, तो व्हीकल्स से एयर पोल्यूशन तो कॉज करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो। जितनी ज़्यादा व्हीकल्स उतने ज़्यादा क्या होंगे, हॉर्न ब्लोइंग होगा, इंजन की नॉइज प्रोड्यूस होगी, जिससे नॉइज पोल्यूशन भी कॉज होता है। नेक्स्ट इज डंपिंग ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सच एज प्लास्टिक, ग्लास बॉटल, मेटल कंटेनर, ये सब क्या रहता है, लैंड पोल्यूशन कॉज करते हैं। ज़्यादा यूज़ जो है फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, ये आपका सॉइल पोल्यूशन का एक रीज़न है, ठीक है। चलो, see they have shown you air pollution, this is water pollution and this is noise pollution. Now effects of pollution on health. अब ये जो pollution हो रहा है इससे हमारी health पे क्या effect आ रहा है, ठीक है। वेरियस काइंड्स के पोल्यूशन से क्या हो रहा है, एक हार्मफुल इफेक्ट है जो ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर देखने को मिल रहा है। एयर पोल्यूशन क्या करते हैं, ये डिजीजेस कॉज करता है, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग कैंसर एक्सेट्रा, ये सारी एयर पोल्यूशन से होने वाली डिजीजेस हैं। फिर वाटर पोल्यूशन के थ्रू कॉलरा, डाइजेंट्री, टाइफाइड हो सकता है। सॉइल पोल्यूशन क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन भी रिड्यूस होने लगता है। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। ओके, नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। अब हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्लांट मोर ट्रीज, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। जितना भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको पहले ट्रीट किया जाना चाहिए प्रॉपरली, है ना, तब जाके उन्हें वाटर बॉडीज़ में डंप करना चाहिए। फैक्ट्रीज़ को क्या आउटस्कर्ट्स कहीं आपके रेजिडेंशियल एरिया से बाहर की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए, ठीक है। इनमें टॉल चिमनीज होनी चाहिए फिल्टर के साथ, सो दैट स्मोक और गैस जब इनसे बाहर निकले फिल्टर होकर निकले। नेचुरल फर्टिलाइजर्स प्रेफर किए जाने चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। रीयूज एंड रिसाइकल यूज्ड डिस्कार्डेड मटेरियल्स जितने भी हैं इनका रिड्यूस और रीयूज करा जाना चाहिए, लाइक न्यूज़पेपर, प्लास्टिक, मेटल्स को यूज करो इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स में। वी शुड सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वी शुड यूज क्लोथ एंड जूट बैग्स यूज करना इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। Now what is this reuse and recycle? So reuse और recycle किया जाना चाहिए to reduce the accumulation of waste। जो ये waste accumulate हो रहा है इसको reduce करने के लिए, जैसे कि metals, paper, cloth, rubber, plastic, है ना, ये सब landfill में ना जाए, इनका यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये materials को हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, reuse कर सकते हैं, या फिर इनको recycle करके बाद में reuse कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रबर है तो जितने भी यूज्ड टायर हैं उनको कट करके किसकी शेप में, स्विंग सीट की शेप में कट किया जा सकता है। क्लाइंबिंग फ्रेम्स, रबर स्लिपर या चप्पल जिसे आप बोलते हो इसकी फॉर्म में। रबर ट्यूब्स को यूज़ किया जाता है ज्वेलरी आइटम्स बनाने के लिए, बीड्स, रिंग्स एंड ब्रेसलेट। ओल्ड ट्रक टायर्स को रिसाइकिल किया जाता है टू मेक प्लेग्राउंड सरफेसेस, पेंसिल पाउचेस, अनटाइडी कवर्स बनाने के लिए। नेक्स्ट इज मेटल। मेटल के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं दे थ्रोन अवे बाय पीपल एज वेस्ट, वेस्ट के फॉर्म में लोग फेंक देते हैं मेटल के ऑब्जेक्ट्स, उनको भी रीयूज करा जा सकता है। पाइप, रॉड, गेट, है ना, दे कैन बी बॉट चीपली फ्रॉम स्क्रैप डीलर, इनको आप सस्ते रेट पे स्क्रैप डीलर से खरीद सकते हैं। मेटल शीट विद होल कैन बी यूज टू मेक रैक। ऐसी मेटल शीट जिसमें होल्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो रैक बनाने के लिए, ओके, केजेस बनाने के लिए। फिर उसके बाद क्राफ्ट्समैन भी हैं जो काफ़ी मेटल स्क्रैप यूज़ खरीदते हैं और फिर इसको मेल्ट करके फ्रेम्स, डेकोरेशन पीसेस, ज्वेलरी बनाते हैं। एम्प्टी एल्यूमिनियम के जो कैन है, खाली कैन जो होते हैं उनको क्लीन करके, श्रेड करके, मेल्ट और रीशेप करके नए कैन बनाए जा सकते हैं रीयूज़ करने के लिए। इवन न्यू कार हैव सम रिसाइकल पार्ट ऑफ ओल्ड कार। जो नई कार्स होती है उसके अंदर भी पुरानी कार के कुछ रिसाइकल पार्ट्स हम डालते हैं, ओके। चलो, नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस क्या है, पहले एक छोटा सा घर होता है, इट इज अ स्मॉल हाउस जो ग्लास का बना होता है ना। विंटर्स में प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। ये ग्लास क्या करता है कि डे टाइम पे जो सन की हीट होती है उसको ट्रैप कर लेता है और नाइट टाइम पे ये बाहर उसको एस्केप नहीं होने देता थ्रू द ग्लास वॉल्स, जिससे क्या है विंटर टाइम पे जो प्लांट्स हैं वो वार्म रहते हैं, उनके अंदर एक गर्मी बनी रहती है जिससे वो इजीली सर्वाइव कर सकते हैं विंटर टाइम पे। तो इसी तरीके से कुछ गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये क्या करती हैं, हीट को, सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं और इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से वापस
बाहर नहीं जाने देती हैं। ओके, इन गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं और यही है किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये सारी ग्रीन हाउस गैसेस रिस्पॉन्सिबल होती है। नेचुरल प्रोसेस जो है अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, उसको वार्म रखने का, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट है। लेकिन अब क्योंकि इनका एक्सेसिव क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इन गैसेस का, जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। ओके, सी ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि आपकी कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, ये क्या करती हैं, दे ट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय द अर्थ व्हेन इट कूल्स एट नाइट। जब रात के टाइम पे कूल होने की कोशिश करता है हमारा अर्थ का सरफेस, उसकी वजह से सन की हीट को बाहर एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो गैसेज हैं ये इसे अंदर ही ट्रैप कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर, कुछ 100 सालों पहले से जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में वो इंक्रीज हो रही है काफ़ी स्ट्रिक्टली। और जो मेन रीजंस हैं वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, जो कि क्या है हमारे अर्थ के लंग्स हैं, है ना, इनको बर्न करना क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। एंड फर्दर इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स विल रिजल्ट इन मोर हीट ट्रैप्ड एंड इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और इसी लेवल पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो अगर इंक्रीज होता जाएगा तो इससे हमारा ग्लोबल टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मीथेन, मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस है जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स रिलीज करते हैं जब वो डाइजेशन करते हैं, है ना, तो डाइजेशन के थ्रू मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है ना, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। एनिमल वेस्ट, मैन्योर, ये सब यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र। इससे क्या है और ज़्यादा मीथेन गैस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। मीथेन क्या करता है, इट ऑल्सो वार्म्स आउट प्लानट, ये भी हमारे प्लानट को वार्म करता है। वाटर वेपर, वाटर वेपर 35 से 75% है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज ओजोन, ओजोन भी हीट को ट्रैप करता है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ये आपके कुछ केमिकल्स हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर या बाकी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। ये भी अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म अप करते हैं और ये सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ओजोन लेयर को डैमेज पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Now, what is global warming? So, greenhouse gases trap heat energy of the sun. तो इसलिए भी ग्रीन हाउस गैसेज हमने डिस्कस करी, ये सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं और ये जो अर्थ का टेम्परेचर है वो उसे इंक्रीज करते हैं। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। कुछ लास्ट 100 ईयर्स में जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज हो चुका है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, और नेक्स्ट सेंचुरी में इसके चांसेस हैं 2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज होने से। इससे क्या होगा, ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे हमारे वेदर, हमारे क्लाइमेटिक पैटर्न्स में। ओके, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या क्या इफेक्ट्स है ग्लोबल वार्मिंग के? एक तो क्लाइमेट चेंज होने लगता है, मेल्टिंग ऑफ आइस, पोलर रीजन पे जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, वाटर लेवल जो है ओशंस का वो इंक्रीज हो रहा है, कोस्टल एरियाज में फ्लड ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पानी का जो लेवल है ओशंस वगैरह का, सीज का, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एफर्ट्स टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी हमें केयरफुली यूज़ करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को ग्रो करना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट्स को रीयूज़ एंड रिसाइकिल करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स को काफ़ी जुडिशली यूज़ करना चाहिए, उन्हें बर्न नहीं करना चाहिए, पूलिंग कार्स या फिर करो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। ठीक है, स्विचिंग ऑफ कंप्यूटर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा व्हेन दे आर नॉट इन यूज़, एंड मेकिंग मिनिमम यूज़ ऑफ थिंग्स विच रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एयर। ऐसी चीज़ों का कम से कम यूज़ करो जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या हो रही है, आपकी एमिट हो रही है और एटमॉस्फेयर में जाके उसको कंटेमिनेट कर रही है। ओके, चलो, so we have done with our chapter over here. I hope it was very clear and understood to you. We'll meet you in the next class. Till then, take care and thank you everyone.